हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस का भी हमने डिस्कशन शुरू किया है, लेकिन ये जो वीडियो है ये ज़्यादा स्पेशल है। इसका रीज़न क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस का ही ये इनिशिएटिव है और ये क्या करते हैं कि पूरा जो वीक का मेन चीज़ें होती है, यूपीएससी से रेलेवेंट जो चीज़ें होती है उसका एक वीकली देते हैं इन लोग, इंडियन एक्सप्रेस का ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। सो इट्स अ रिविजन टाइप ऑफ अ थिंग एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो कई चीज़ें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसमें हम रिवाइज करते हैं पूरे हफ्ते का आपका यूपीएससी के हिसाब से, एंड हाउ द टॉपिक्स आर कनेक्टेड, कौन सी जगह पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको बताएगा, एंड व्हाट आर द की टेकअवेज। ओके, और आपको पता ही है कि करंट के अलावा दैट वी आर कवरिंग इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस, अभी नया कोर्स शुरू कर रहे हैं फॉर स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो, जिसमें आपका पूरा जीएस का कवर हो जाएगा। ओके, ऑल द सब्जेक्ट्स वुड बी कवर्ड, और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं कि क्या स्केड्यूल रहेगा, क्या क्या चीज़ें कवर की जाएगी। फाइन, तो अब ये हम स्टार्ट करते हैं जो ये वीकली एनालिसिस है इनका। अब इसमें जो पहला टॉपिक आया है ये है पीजीआईआई। ठीक है, पीजीआईआई क्या है एक्चुअली में, अभी G7 समिट हुई थी तो उसमें ये प्लान आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान आया। इसका मेन पर्पस क्या है, जो चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करना। ओके, अब G7 के बारे में पहले आप जान लो कि G7 एक इनफॉर्मल फोरम है। प्लीज़ रिमेंबर, ये क्या है, एक इनफॉर्मल फोरम है और ये डेवलप्ड नेशंस या फिर लीडिंग जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है उनका फोरम है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इनको याद कर लो। देखो, यूएस रहेगा ही, अब इसमें है ना 4 आपकी इसकी यूरोप के साइड की है, तो ये है यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इसके अलावा कनाडा एंड जापान। फाइन, और इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के, और ये जो मीटिंग होती है एनुअली होती है जहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आते हैं। और इस बार जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, जर्मनी के पास थी। तो अभी इन्होंने इसी साल के जो जर्मनी में हुई है समिट उसमें लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है लेकिन कहाँ के, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको फंडिंग दी जाएगी। तो इसको जून 27 को लॉन्च किया है एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, और इसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी कहा था ट्विटर पे कि $600 बिलियन जो हैं वो G7 कंट्रीज फंड करेंगी 2027 तक, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग कंट्रीज का वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ दे हैव सेड कि इसमें पॉइंट टू पॉन्डर क्या है कि इसमें इंडिया के लिए की टेकअवेज क्या है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि चाइना को काउंटर कर रहा है एंड चाइना हैज़ बीन क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर अस ऑलरेडी, ओके, एज यू ऑल नो। एंड सेकेंडली जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है उसमें ये भी देखा गया है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान में इसने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए तो दे हैव बिकम सो मच डेट रिडन, है ना, उनके ऊपर डेट बर्डन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे भी मतलब हम बच जाएंगे। नाउ द सेकेंड न्यूज़ वॉज कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है इंडिया की गिग इकोनॉमी पे। ये भी आपको सर पढ़ा चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और गिग इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ भी रहे होंगे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में। तो ये आप देख लो, यहाँ पे ये भी दिया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और GS3 के में आपका ये कवर होगा इंक्लूसिव ग्रोथ और उसके इशूज़ में। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो ये थिंक टैंक है नीति आयोग, इसने कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स या फिर स्टार्टअप ग्रांट्स दिए हैं उन कंपनीज़ के लिए जहाँ पे 1/3 उनका जो वर्कफोर्स है वो विमेन या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को कंप्राइज करता हुआ रहेगा। तो इससे क्या होगा कि विमेन का और साथ साथ PWD का भी जो है पार्टिसिपेशन वो गिग इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। फाइन, तो ये तो था कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, टेकअवेज की गिग इकोनॉमी के बारे में और जान लेते हैं। तो गिग इकोनॉमी जो होती है ये फ्लेक्सिबल, टेम्पररी और फ्रीलांस जॉब्स पे बेस्ड होती है, और इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं उससे भी कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स और कस्टमर्स से। और जनरली क्या होता है कि गिग वर्कर्स को ऐसी कंपनीज हायर करती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, और उनको एम्प्लॉयज़ की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अब ये देखो, ये आपको समझना होगा कि फिजिकल इंसेंटिव अचानक से क्यों दिए जा रहे हैं, है ना। तो इनको क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाता है तो इनको कई सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि पेड सिक लीव, कैजुअल लीव्स होती है, अलाउंसेज होते हैं ट्रैवलिंग और हाउसिंग के, वो सब नहीं मिलते हैं। अब गिग वर्कर्स के बारे में आप एक और चीज़ जान लीजिए कि ये 2 तरीके के होते
होते हैं, एक तो हो गए आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स और दूसरे होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ओके, तो जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं उनका काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स पे होता है। तो आप यूज़ करते भी होगे जोमेटो, स्विगी, ओला और ये सब अर्बन कंपनी वगैरह भी ये सब हो गए। तो यहाँ पे सारे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाएंगे। वो खुद से आते हैं और ऑनलाइन ऐप से जुड़ते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स क्या होते हैं, जैसे कि कैजुअल वेज वर्कर्स। तो ये पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डेटा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चंस आते हैं और ये डेटा आपको बहुत काम आएगा। 2020-21 में टोटल कितने वर्कर्स थे जो कि इंगेज थे गिग इकोनॉमी में? 7.5 मिलियन वर्कर्स थे। और अब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले 8 साल में बढ़ के 23.5 मिलियन वर्कर्स हो जाएंगे, यानी कि जितना टोटल लाइवलीहुड है इंडिया का उसका 4.1% है ना। अब यहाँ पे करंटली चैलेंजेस क्या हैं गिग इकोनॉमी के, ये भी बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ये सब पेड लीव, सिक लीव वगैरह नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलते, उसी तरीके से कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, वेजेस कई बार इरेगुलर हो जाते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं वो उनको कई बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है ना। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी अनसर्टन रहता है, भाई इट इज़ नॉट सिक्योर्ड। अब एक सर्वे से ये चीज़ पता चली थी कि जो विमेन होती है वो अपनी एजुकेशन और मैरिज के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्लेटफॉर्म जॉब्स ले, है ना। तो एक चीज़ इस सर्वे से पता चला कि विमेन गिग इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रह रही हैं। और जबकि वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में वो हमेशा लो ही रहा है, मतलब 16 से 23% ही रहा है। और उसी तरीके से पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ का भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 36% रहा है ना। तो और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स रहे, इनको एजुकेशन का इतना एक्सेस नहीं होता है, स्किलिंग नहीं होती है। एंड फॉर विमेन ऑब्वियसली यू नो कि आफ्टर मैरिज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो दे आर नॉट अलाउड मैनी टाइम्स। तो अगर उनको ऑनलाइन इस तरीके की जॉब्स मिल जाती हैं विच आर नाउ ऑल्सो पॉसिबल लाइक फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसे में वो मतलब ईजिली कर सकते हैं, उनको फैमिली सपोर्ट भी मिलता है ना। तो अब जो फिजिकल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इससे इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और यहाँ पे गिग इकोनॉमी में इनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए थे इस रिपोर्ट ने कि एक तो आप विमेन वर्कर्स को आप रिक्रूट करो और उसके बाद में जिनको मतलब हायर शेयर रहेगा तो फिर विमेन का, तो उनको ये भी इंश्योर करना होगा कि कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स वहाँ पे लोग ना रखें, है ना। तो अपने वर्कर्स में इस चीज़ का कम्युनिकेशन करना कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स ना रहें। और फिर एक ये भी सजेशन दिया है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस ऑफ लेबर भी दे, है ना। तो वैसे भी ये दिया जाता है, खासकर विमेन को दिया जाता है कि आपको अपने हिसाब से कौन से टाइम पे करना है, क्या करना है, ये भी किया जाए। और सजेशन दिया है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाए और इस तरीके की पॉलिसीज़ दी जाएँ कि जैसे ओल्ड एज या रिटायरमेंट हो जाता है तो उस टाइम पे उनको दूसरे बेनिफिट्स और इंश्योरेंस कवर दिया जाए और सिक लीव्स, पेड सिक लीव्स दी जाए। इसके अलावा जैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है उसको भी एक्सेस दिया जाए। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनका यूज़ किया जा सकता है ताकि कैश फ्लो बेस्ड लोन्स दिए जाएं। अभी इनको दिक्कत होती है लोन्स वगैरह लेने में, तो फिनटेक कंपनीज़ का भी यूज़ किया जाए। ओके, तो पॉइंट टू पॉन्डर यहाँ पे दिया है कि प्लेटफॉर्माइजेशन हो जाएगा वर्क का, तो इसके लिए इंडिया को एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट जो है ये है कैपस्टोन लॉन्च। तो ये इसमें आपका साइंस से रिलेटेड है, GS 3 का ही टॉपिक है। तो अभी नासा का मिशन था ये कैपस्टोन। तो ये क्या करेगा, ये एक इसमें एक डेडिकेटेड पेलोड फ्लाइट कंप्यूटर और रेडियो है जो कि कैलकुलेशंस करेगा कि क्यूबसेट जो है वो अपने ऑर्बिटल पाथ में कहाँ पर है। तो आप इसमें मेन ये याद रखना कि कैपस्टोन किसका है, पहली बात नासा का है। इसमें पेलोड में क्या है, एक कंप्यूटर और रेडियो है और ये कैलकुलेशन करेंगे कि क्यूबसेट जो है, इट इज़ फॉर क्यूबसेट, तो ये अपने ऑर्बिटल पाथ में कहाँ है। अब ये कैसे करेगा, तो क्यूबसेट सैटेलाइट जो है ये एक LRO का यूज़ करता है अपनी पोजीशन का रेफरेंस देने के लिए। LRO इज लूनार रिकॉनाइजेंस ऑर्बिटर। तो अब कैपस्टोन का काम क्या रहेगा, ये LRO से कम्युनिकेट करेगा और फिर उसके डेटा से ये एस्टिमेट करेगा कि ये LRO से कितना दूर है और LRO से आपको फिर क्यूबसेट की पोजीशन का भी पता चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू LRO। फाइन। तो
इस इन्फॉर्मेशन से कैप्स को इवेल्युएट किया जाएगा। कैप्स क्या चीज़ है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इस तरीके से भी डायरेक्टली पूछ सकता है, बिकॉज द स्पेस मिशंस एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्स इज सिस लूनार ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम है, और ये कैपस्टोन का ऑटोनॉमस नेविगेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, सिस लूनार ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इस सॉफ्टवेयर का आगे भी यूज़ किया जा सकता है कि लोकेशन को डिटरमाइन करने में। और वैसे क्या होता है कि अभी तक हम क्या करते थे, अर्थ बेस्ड ट्रैकिंग होती थी, है ना, जो अर्थ पे हमारे सिस्टम्स रहते थे, सॉफ्टवेयर रहते थे, उससे ट्रैक करते थे। लेकिन अब ये अगर हमने जो ट्रैकिंग का ही सॉफ्टवेयर है उसको भी लॉन्च कर दिया तो फिर और आसान हो जाएगा, है ना। तो आगे के स्पेस मिशंस को भी ग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जंप इन डिमांड फॉर नरेगा, जो जॉब्स दी जाती हैं। तो इसमें ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मनरेगा के हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट वीक की न्यूज़ में। देख लेते हैं, ये GS2 का टॉपिक है, वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड है। तो क्या हुआ है कि अभी मनरेगा स्कीम के अंडर वर्क डिमांड जो थी वो अप्रैल में कम हुई थी, लेकिन फिर से अभी बढ़ गई है। और मई में इसका डेटा था 2.61 करोड़, तो पिछले साल से 39 लाख ज़्यादा है। ओके, और नरेगा स्कीम है क्या, इसमें हर रूरल हाउस होल्ड को, प्लीज़ रिमेंबर, हर रूरल हाउस होल्ड को जहाँ पे एडल्ट जो मेंबर्स हैं वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, उनको कम से कम 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। हर रूरल हाउस होल्ड को, प्लीज रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रूरल हाउस होल्ड को जहाँ पे एडल्ट मेंबर्स ने वॉलंटियर किया हो, किस काम के लिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए, उनको कम से कम 100 दिन का, एटलीस्ट 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, और इससे होता क्या है एक्चुअली में, दिस स्कीम हैज़ इंक्रीज्ड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और माइग्रेशन ऑफ लेबर कम हुआ है, खासकर रूरल से अर्बन एरियाज़ में, वरना रूरल से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ देखा गया है वो यूपी में देखा गया है, मैक्सिमम इंक्रीज़, जहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो स्कीम का बेनिफिट लेती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो देखा गया है वो छत्तीसगढ़ में देखा गया है। तो मतलब 9 लाख का डिक्लाइन यहाँ पे हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ये भी आपका GS3 का टॉपिक है, अगेन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, और प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो एक चीज़ आप इसमें, आपको पहला फैक्ट याद रखना है, CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको चेयर कौन करता है, PM करते हैं। और उन्होंने इस कमेटी ने अप्रूव किया है कि जो अब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ रहेंगी उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, ताकि PACS की एफिशिएंसी बढ़े और साथ में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि PACS जो होती है वो विलेज लेवल पे होती है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कौन से लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप अभी देखोगे कहीं पे भी, जितनी भी विलेज स्कीम्स आती है ना, तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड ऑफिसर्स के ऊपर यही प्रेशर रहता है कि उनको है ना डिजिटाइज करके दिया जाता है। जो भी नए योजनाएं आती है, किसान योजना आई थी, जैसे फसल बीमा योजना आई थी, तो उसको पूरा, एंड इनफैक्ट द लैंड रिकॉर्ड्स ऑल्सो आर बीइंग डिजिटाइज्ड। ओके, अब PACS के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट दिया जाता है, प्लीज रिमेंबर, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, ये 3 टियर होता है, इसके 3 टियर्स होते हैं। सो सबसे पहला टियर होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, जिसको STCB SCB बोलते हैं। देन स्टेट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे नीचे आएगा आपका PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो ये सबसे लोएस्ट टियर है इस 3 टियर वाले क्रेडिट सिस्टम का। और इसमें करीब 13 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इंडिया में सोचिए आप 13 करोड़ लोग फार्मर्स जो हैं वो PACS से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक विलेज लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल रेसिडेंट से डायरेक्टली डील करता है और एग्रीकल्चरिस्ट को एनकरेज करता है कि ताकि वो सेव कर सकें, और उनसे डिपॉजिट्स लेते हैं, साथ में उनको लोन दिया जाता है जो भी डिजर्विंग है, और उनको फिर उनकी रीपेमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट रहेगा कंप्यूटराइजेशन का, इसमें 63,000
1000 जो फंक्शनल PACS हैं उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा 5 साल में। और PACS जो है वो नोडल सर्विस डिलीवरी पॉइंट, क्योंकि आपको वही है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो फिर से जितनी भी सारी योजनाएं हैं उनका नोडल सर्विस डिलीवरी पॉइंट कौन बन जाएगा? PACS रहेगा। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो गई, फसल बीमा योजना, DBT, इनपुट्स फर्टिलाइजेशन जैसे होते हैं इनपुट्स के प्रोविजन वगैरह के लिए, और साथ में लोन्स वगैरह अगर किसी को देने हो तो ईजिली डिस्पोज कर दिए जाएंगे, और ऑडिट वगैरह जो भी है और इम्बैलेंसेज है पेमेंट में उनको भी कम किया जा पाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक क्लाउड बेस्ड कॉमन सॉफ्टवेयर बनेगा जिसमें साइबर सिक्योरिटी और डेटा स्टोरेज भी रहेगा। और ये जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा ये हार्डवेयर सपोर्ट देगा इन PACS को, और उनके जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटाइज कर देगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोर टेस्ट। तो ये आपका JS2 का टॉपिक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। और क्यों आया अभी न्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी जो उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी, NVA का जो कोलिशन था वो अभी हट गया है, तो उनको फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दी कि फ्लोर टेस्ट होना ही चाहिए। ओके, और उसके बाद में ही उद्धव ठाकरे ने रिजाइन भी कर दिया था। अब इसमें की टेकअवेज क्या है देख लेते हैं। फ्लोर टेस्ट होता क्या है, एक मोशन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ये जानने की कोशिश करती है कि वो अभी भी लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है या नहीं। तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर है हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, उसको कहा जाता है कि आप जो हो आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो जब हाउस सेशन में होता है ना, जब मतलब लेजिस्लेचर और या फिर काउंसिल जो है कुछ भी अगर सेशन में है, तो उस टाइम पे स्पीकर जो है वो बुला सकता है, ही और शी कैन कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। लेकिन मान लो अगर असेंबली सेशन में नहीं है, द हाउस इज नॉट इन सेशन, तो उस टाइम पे प्लीज रिमेंबर कि गवर्नर के पास में रेसिड्यूअरी पावर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 163। प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 163 वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें गवर्नर के पास में पावर, रेसिड्यूअरी पावर्स होते हैं जहां पे वो फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकता है। और फ्लोर टेस्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि SR बोमाई केस जो हुआ था 1994 में, वहां सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि फ्लोर टेस्ट जो है वो अल्टीमेट टेस्ट है और मेजॉरिटी का जानने के लिए कि गवर्नमेंट अभी भी इंजॉय करती है या फिर नहीं करती है ना। और इसके अलावा जो स्पीकर का पावर होता है फ्लोर टेस्ट को करने के लिए, बुलाने के लिए, तो उसको भी है ना सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि उसके पास में पूरा पावर है। ये 2020 का ही जजमेंट था, शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस स्पीकर ऑफ MP लेजिस्लेटिव असेंबली का केस था ये। तो वहां पे अपहेल्ड किया है कि स्पीकर को पूरा पावर है कि वो फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नर है उसके पास में भी ये पावर होता है कि वो फ्लोर टेस्ट को ऑर्डर कर सकता है अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अवेलेबल टू द गवर्नर। तो अगर उसके पास में इतना सफिशिएंट मटेरियल है और उसको लगता है कि मतलब अब फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए और कॉन्फिडेंस शायद वो पार्टी ना एंजॉय करे, तो उसको असेस करने के लिए ये फ्लोर टेस्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बताए गए हैं, जैसे आर्टिकल 154। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से डील करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है आर्टिकल 154 में वो किसके पास रहेगा, गवर्नर के पास रहेगा, जो कि डायरेक्टली वो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आर्टिकल 163 मैंने आपको बताया ये भी ऊपर कि गवर्नर का ही होता है, और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर दिया गया टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, है ना। और गवर्नर इसी के अंडर फ्लोर टेस्ट भी करवा सकते हैं। और आर्टिकल 164 का जो फर्स्ट क्लॉज है, इट सेज दैट जो चीफ मिनिस्टर है ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और दूसरे मिनिस्टर्स भी जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये 3 आर्टिकल्स याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज केरला टू सीक अ मॉडिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इको सेंसिटिव जोन डायरेक्टिव। अब क्या हुआ है कि जून 3 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कहा था कि जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रेट्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको मैंडेटरीली, ये प्लीज याद रखना कि पहले भी होता था लेकिन अब क्या किया है कि मैंडेटरी है, आप जो है इको सेंसिटिव जोन आपका 1 किलोमीटर का होना ही चाहिए फ्रॉम द बाउंड्रीज। तो ये 1 किलोमीटर का मैंडेटरी कर दिया है। तो अब केरला ने क्या किया है, इसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन पिटीशन फाइल किया है। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
तो इसमें पहली बात तो सारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरीज पे सुप्रीम, एक्चुअली में जो केस आया था वो आया था केवल नीलगिरीज इन तमिलनाडु के लिए, लेकिन फिर जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें सारे मतलब पूरे कंट्री में जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरीज है, उन सब के ऊपर 1 किलोमीटर का ESG का मैंडेटरी बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। और ये भी कहा है कि जो मतलब माइनिंग और दूसरी एक्टिविटीज इन एरियाज में होती है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और इसमें ये कहा है इन्होंने कि है ना, जितने भी सारे स्टेट्स और यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ESG में कौन कौन सी बिल्डिंग्स आ रही हैं और उसकी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। अब दिक्कत क्या हो गई और इन लोग क्यों वहाँ पे मतलब केरला में इतना ज़्यादा भी इस चीज़ के ऊपर बवाल हुआ है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कई सारे जो किसान है, फार्मर्स हैं, उनको इस चीज़ का डर है कि उनका लाइवलीहुड जो है वो वहाँ पे चलती है, सो उसके प्रॉस्पेक्ट्स चले जाएंगे। और इन एरियाज में जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट जो है बहुत ज़्यादा डेंस है। तो अब इन्होंने डिमांड की है कि जितने भी मतलब वहाँ के फार्मर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने डिमांड की है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को, रिमेंबर ह्यूमन सेटलमेंट्स को एग्जेम्प्ट करने की मांग की है इन्होंने। फाइन। तो अब एक चीज़ आप केरला के बारे में जान लीजिए, बिकॉज मतलब काफ़ी रिच वहाँ का नेचुरल कहना चाहिए कि पूरा रिसोर्सेज वगैरह काफ़ी रिच है। तो वहाँ पे 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड मतलब काफ़ी वास्ट एरिया है वहाँ पे जो कि इसमें कवर होता है। तो इनका कहना है कि भाई उसमें से है ना, अगर आप सब पे बनाने जाओगे तो 4 लाख एकड़ जो है करीब ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। अप्रॉक्स 4 लाख एकड़ ह्यूमन सेटलमेंट्स वुड गेट अफेक्टेड। तो इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर ये कंसर्न आ गया है। अब वैसे एक प्लान आया था, ये 2002 में आया था, जिसमें ये चीज़ कही गई थी कि इको सेंसिटिव जोन को है ना 10 किलोमीटर तक वेरी कर सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में। और तो अभी करेंटली अगर आप सिचुएशन देखो तो क्या है कि ESG का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वहाँ पे वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और हर जो प्रोटेक्टेड रीजन है उसका अलग ESG का विड्थ है और अलग रेगुलेशन स्टाइल है ना। तो ESG वैसे करता क्या है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब इन्होंने यही कहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है और जो पहले भी ESG का रूल रहता था उसमें ये रहता था कि एग्जिस्टिंग कुछ एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे लाइवलीहुड की चल रही हैं उनको इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा, बट कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना की जाए वहाँ पे, जैसे कि बताया माइनिंग वगैरह हो गया और कुछ ऐसे कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको प्रोहिबिट किया जाता है ना। तो ESG डिक्लेयर करने के बाद तो नया कुछ भी वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब फार्मर्स को डर ये है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड है, खेती वगैरह होती है, वो भी चली जाएगी। ओके, अच्छा एक और चीज़, ESG को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो डिक्लेयर करती है एज पर दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड द लास्ट थिंग इज पोएम ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, GS3 का ही टॉपिक है, साइंस टेक से रिलेटेड है। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है। पोएम क्या है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन ऑर्बिट, जब मतलब वो ऑर्बिट में ही रहेगा मॉड्यूल, उसी टाइम पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। वैसे स्टेज को जो है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था इन द PSLV। दिस इज द 4th स्टेज और द फाइनल स्टेज इट इज नॉर्मली डिस्कार्ड, लेकिन अब इसका यूज किया जाएगा फॉर परफॉर्मिंग इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो PSLV याद रखना 4 स्टेज रॉकेट है, जहां पे पहली जो 3 स्टेजेस हैं वो चली जाती हैं आपकी ओशियन में, और जो लास्ट स्टेज होती है वो जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च होता है ऑर्बिट में, वो लास्ट स्टेज जाके स्पेस जंक की तरह वहीं पे स्पेस में रह जाती है। तो अब ये पहली बार है कि PS4 स्टेज जो है वो एक स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और अभी जो है पोएम ये 6 पेलोड्स लेके जा रहा है, जिसमें से 2 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स भी हैं, दैट इज दिगंतरा एंड ध्रुव स्पेस, उसके भी पेलोड्स लेके जा रहा है। स्टेबलाइजेशन होगा कैसे, तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, याद रखना NGC सिस्टम का यूज करेगा पोएम। NGC क्या है, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है, और ये है ना ओरिएंटेशन को ही कंट्रोल करने के लिए होता है ना। अब एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करना है तो थोड़ा सा स्टेबल भी होना चाहिए उस टाइम पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये NGC होता है, और ये किसी भी एरोस्पेस व्हीकल को उसके ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकता है ना। तो ये प्लेटफॉर्म के ब्रेन की तरह काम करेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और
इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। पावर कहाँ से आएगा इसमें, तो PS4 टैंक पे सोलर पैनल्स माउंटेड रहेंगे और एक लिथियम आयन बैटरी भी रहेगी। इसके अलावा इसमें और दूसरे फीचर्स क्या रहेंगे कि इसमें डेडिकेटेड कंट्रोल थ्रस्टर्स हैं जो कि हीलियम गैस का यूज करेंगे स्टोरेज का, और साथ में टेली कमांड फीचर भी है। अब पॉइंट टू पॉन्डर क्या दिया है इसमें कि क्या इसरो रीपर्पस्ड एंड यूज्ड PS4 रॉकेट जंक अर्लियर। तो जिसने पिछला इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस सुना होगा उसको पता होगा कि यस इट हैज डन दिस। कहाँ पे किया है, आपको बताया था कि कलाम सेट जो गया था आपका PSLV C44 में, तो उसमें कलाम से एक स्टूडेंट पेलोड था, उसमें भी हमने यूज किया था। डिफरेंस क्या था कि उसमें स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं था और पहली बार जो है इसरो ने स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो ये था आपका वीकली न्यूज एनालिसिस जून 26 से जुलाई 2 तक का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।